हेलो एवरीवन। आज से हम लोग हिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। कल मैंने पॉलिटी का एक लेक्चर अपलोड किया है, तो आप में से जिन लोगों को बेसिक लैंग्वेज में ये पता करना है कि ग्राम पंचायत कैसे बनती है, तो आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। आज से हम लोग महाराष्ट्र सोशल रिफॉर्मर्स और महाराष्ट्र की सोशल समाज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मैंने लिस्ट आगे दे रखी है कि इस ब्रॉड टॉपिक में हम लोग चलेंगे। तो बेसिकली महाराष्ट्र में 3 तरह के मेन समाज देखे गए हैं। एक तो प्रार्थना समाज, एक सत्यशोधक समाज, एक आर्य समाज, और एक कॉन्फ्रेंस देखा जाए तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। 3 समाज के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे हमारे लेक्चर सीरीज़ में। तो प्रार्थना समाज के आने से पहले महाराष्ट्र में कौन से रिफॉर्मर्स थे, उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने एक फ़ोटो अपलोड किया है, वहाँ पे मैंने लिखा है कि सोशल रिफॉर्म मतलब क्या। किसी ने भी अगर आपसे पूछा कि सोशल रिफॉर्म क्या होता है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में उसको ये आंसर दीजिएगा कि हमारे सोसाइटी में जो विमेन है, जो महिलाएं, जिनका रोल 50% है, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 50% है, जो हमारे सोसाइटी के बेटर हाफ है, और जो दलित समाज, जिनको हिस्टोरिकली काफ़ी पीड़ित किया गया, काफ़ी अत्याचार इन लोगों पे हुए, इन दोनों ग्रुप्स को एम्पावर करना मतलब ही सोशल रिफॉर्म होता है। अब प्रार्थना समाज के आने से पहले हमारे यहाँ पे कौन से रिफॉर्मर्स थे, हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब आपको मैं प्रार्थना समाज के बारे में बताऊंगा। ये लगभग 1867 के समय आया था। उसके पहले महाराष्ट्र में कौन से रिफॉर्मर्स थे, तो उनके बारे में बैकग्राउंड जानेंगे। बेसिकली जो हमारे बॉम्बे के और पूना के जो एजुकेटेड पीपल्स थे, उन्हें लगा कि यार ये जो हमारा हिंदू रिलीजन है, इसका ट्रू नेचर और प्योर नेचर क्या है। क्यों हमें ब्रिटिश हम पे अत्याचार कर रहे हैं, क्यों वो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, और क्या हमारे नेचर में प्रॉब्लम आ रही है, क्या इम्प्योरिटीज़ है, उसको पता करना और उसको दूर करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसीलिए 19th सेंचुरी में महाराष्ट्र में रिफॉर्मर ने प्रायोरिटी देना शुरू किया सामाजिक रिफॉर्म्स को, ना कि सोशल रिफॉर्म्स को। सॉरी, सामाजिक रिफॉर्म्स को इम्पोर्टेंस देना शुरू किया पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बदले। अब पॉलिटिकल रिफॉर्म, जब तक सामाजिक बदलाव नहीं आएंगे तब तक पॉलिटिकल रिफॉर्म भी पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए 19th सेंचुरी के आसपास हमारे यहाँ जो रिफॉर्मर्स थे, वो रिफॉर्मिस्ट भी थे और रिवाइवलिस्ट भी थे। अब इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है। रिफॉर्मिस्ट मतलब वो लोग जो वेस्टर्न मॉडल को एक्सेप्ट तो करते हैं, लेकिन साथ साथ अपने यहाँ के सोसाइटी में भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कहते कि हम लोग पुराने ही सोच पर रहेंगे, जैसा पुराना रीति रिवाज चला आ रहा है उसी के मुताबिक करेंगे। नहीं, उनका कहना है कि ये पानी की तरह इसमें बदलाव आते रहता है, पानी जैसे बहते रहता है वैसे हमारे समाज में भी कुछ कुछ चीज़ों को अपडेट करते रहना चाहिए। तो ये लोग रहते हैं रिफॉर्मिस्ट। और रिवाइवलिस्ट मतलब वो लोग जो पुरानी चीज़ों को लेते ही चलते हैं। उनका मानना है कि नहीं, किसी भी तरह का समाज में बदलाव नहीं आना चाहिए। इट वाज लाइक ओल्ड इज़ गोल्ड, जो पुरानी चीज़ें वही सही है। तो ये 2 तरह के लोग हमारे समाज में। अब उनमें से ही पहला हमारा रिफॉर्मर है जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, वो है आचार्य बाल शास्त्री गंगाधर जाम्बेकर। ठीक है, काफ़ी महान इंसान थे। इनका जन्म 1812 में हुआ और इनकी मृत्यु 1846 साल में। मतलब अगर आप देखोगे तो ये अपनी उम्र के 34 साल की लगभग जिए, तो काफ़ी कम उम्र में जिए, लेकिन उन्होंने काफ़ी महान कार्य किए अपनी कम उम्र में भी। वो आपने एक डायलॉग तो सुना होगा कि ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ। तो वही इन पर भी लागू होता है। इनके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले जानेंगे कि इनका जन्म 6 जनवरी 1812 में राजापुर तालुका सिंधुदुर्ग में हुआ था, जो कोकन में आता है।
ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्या होता है अभी ट्रेंड एमपीएससी का इस तरीके का चल रहा है कि आपको एक साइड में सोशल रिफॉर्मर के नाम दे देंगे और दूसरे साइड में मैच द पेयर में उनका प्लेस ऑफ बर्थ दे देंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ये ब्राह्मण का जो समाज था, जो ब्राह्मण के रूढ़िवादी जो लोग थे, ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे, उनके लिए ये स्ट्रॉन्ग खिलाफ थे, अपोनेंट थे। और ये स्ट्रांगली फेवर थे शुद्धिकरण के। शुद्धिकरण मतलब प्यूरिफिकेशन। जैसे कि आपने देखा होगा उस समय समाज में क्रिश्चियन धर्म, ये लोगों ने क्या किया था, हिंदू और पारसियों को टारगेट किया था। ये बचपन से ही उन्हें क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे, उनके रिलीजन के बारे में बताते थे, और जैसे ही वो 18 साल के हो जाए उनका कन्वर्जन क्रिश्चियनिटी में किया जाता था। तो ये चीज़ों की ये काफ़ी खिलाफ थे। तो दो लोग थे, नारायण और श्रीपति शेषाद्री। इसके बारे में आपको मैं कुछ आगे की स्लाइड में डिटेल में बताऊंगा कि क्या कहानी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेषाद्री प्रकरण के बारे में। ठीक है, ये इन्हें कई सारी लैंग्वेजेस भी आती थी, जैसे कि संस्कृत, मराठी, हिंदी, इवन तो लैटिन, फ्रेंच, कन्नड़, तेलुगु, इतनी सारी भाषाओं का भी इनको नॉलेज था। ज़रा सोचो आज के डेट में हमें यार एक इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ये बेसिक 3 लैंग्वेज आती है, उसमें भी हम लोग एकदम प्रोफेशनल बनने में हमें समय लगता है। जबकि आज इतना टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, हर चीज़ है, बट उस समय के काल में इतनी सारी भाषाएं आना इतने कम उम्र में, तो ये इनमें क्वालिटीज़ थी। इन्होंने बहुत ही जल्दी प्रिंट मीडिया का इम्पोर्टेंस समझ लिया था। ठीक है, और ये इनका मानना था कि ब्रिटिश को अगर जड़ से हटाना है और हमको अगर फ्रीडम को अटेंड करना है, तो ये ज़रूरी है, ये एसेंशियल है कि हमारे समाज को जागरूक करो। और उसको जागरूक कैसे किया जाए, तो पेन, कलम, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल हथियार है, टूल है। इसी चीज़ से मराठी जर्नलिज़्म की नई सुबह हुई। ठीक है, उसके बाद बाल शास्त्री जाम्बेकर, अगर इनके बारे में बोलूँ तो ये काफ़ी कम उम्र में, मतलब आप कह सकते हो 18 साल की उम्र में इनको डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी का बनाया गया था। ज़रा सोचो 18 साल की उम्र में, मतलब ये पर्सन कितने इंटेलेक्चुअल होंगे, कितने कितने, एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो 3 इडियट में आपने देखा होगा ना रैंचो, उस तरह का इनका कैरेक्टर था कि ये इतने कम उम्र में भी इनको डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट मिली है। साइड में मैंने उनका एक फ़ोटो लगाया है और एक दर्पण, एक न्यूज़पेपर की कटिंग दी है। तो जी हाँ, ये वही इंसान है जिन्होंने महाराष्ट्र में या बॉम्बे में उस समय के पहला मराठी न्यूज़पेपर शुरू किया था। हालांकि हमारे इंडिया में पहले से न्यूज़पेपर उनके पहले बंगाल से शुरू हो चुके थे, इवन तो महाराष्ट्र में भी न्यूज़पेपर थे, लेकिन मराठी भाषा में पहली बार न्यूज़पेपर ओपन करने का श्रेय आचार्य बाल शास्त्री जाम्बेकर को जाता है। इन्होंने दर्पण नामक जो न्यूज़पेपर है उसकी शुरुआत 6 जनवरी 1832 में की थी। ठीक है, इस न्यूज़पेपर की जो कीमत थी वो 1 रुपया थी और इसमें 8 पन्ने हुआ करते थे। ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो आपको एमपीएससी पूछ सकता है स्टेटमेंट देके। और इस न्यूज़पेपर के 2 कॉलम्स हुआ करते थे, मतलब जो मैंने आपको पीछे के स्लाइड में दिखाया था, आप देख सकते हो कि इस न्यूज़पेपर में आपको 2 कॉलम दिख रहे हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। बेसिकली ये जो 2 कॉलम थे, इसमें एक कॉलम में मराठी में आर्टिकल पब्लिश होते थे और एक साइड में इंग्लिश में। तो इस न्यूज़पेपर के ना लेफ़्ट साइड में, मतलब हम जो देख रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड के कॉलम पे इंग्लिश में आता था और राइट साइड में मराठी में आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ करते थे। ठीक है, बेसिकली इंग्लिश में बाल शास्त्री जाम्बेकर ही इसको आर्टिकल्स पब्लिश करते थे और मराठी लैंग्वेज में भाऊ महाजन, जिनके बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे, उन्होंने इसमें से आर्टिकल्स पब्लिश किया करते थे। उसके बाद क्या हो गया है, 1840, मतलब लगभग लगभग 8.5 साल इन्होंने वो न्यूज़पेपर चलाया है। और उसके बाद किसी कारणवश उन्हें एक झूठे आरोप में उनकी बदनामी हुई, जिस पर उनको 800 रुपये का फ़ाइन लगा और जिसके कारण उन्हें दर्पण का न्यूज़पेपर बंद करना पड़ा।
ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स लिखा है कि इनका जो फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश्ड हुआ था 6 जनवरी, वो फ्राइडे को हुआ था, और हर फ्राइडे को इनका पेपर पब्लिश्ड हुआ करता था। ठीक है। इनिशियली ये जो दर्पण न्यूज़पेपर था ये फोर्टनाइटली था। फोर्टनाइटली मतलब देखो, मराठी में आपने सुना होगा पाक्षिक, मासिक, साप्ताहिक, दैनिक, मतलब कोई न्यूज़पेपर डेली होगा, कोई न्यूज़पेपर वीकली होगा, तो कोई फोर्टनाइटली मतलब 15 दिन में आता होगा, तो कोई मंथली आता होगा। तो ये जो न्यूज़पेपर था इनिशियली ये 15 दिनों में आता था। अब ऐसा क्यों? देखो यार, ये तो पहले सबसे स्टार्टिंग के न्यूज़पेपर की बात है। आज की तरह नहीं कि आपको बिल्कुल रेडी डेली न्यूज़पेपर मिलेंगे, हर एक एक मिनट में आपको ऑनलाइन टीवी के ज़रिए न्यूज़ अपडेट मिलती। उस समय इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं था, और ना ही इतनी ऑडियंस थी कि उस चीज़ों को पढ़ सके, उस चीज़ों के बारे में इतना अवेयरनेस नहीं था। इसीलिए इनिशियली इसको 15 दिनों में शुरू करते थे। बट जैसे जैसे लोगों को ये मराठी लैंग्वेज समझ में आने लगी, ये न्यूज़पेपर की भाषाएं समझ में आने लगी, तो इसको इम्प्रूव करके बाद में फोर्टनाइट से जाके इसको बाद में वीकली कर दिया। तो आपको पूछ सकते हैं कि जैसे 6 जनवरी 1832 में इसकी शुरुआत हुई, और उसके 4 महीनों के बाद लगभग लगभग 4 मई को इसको वीकली पब्लिश करना शुरू किया। जैसे मैंने कहा था कि ये न्यूज़पेपर 8.5 साल चला था, और इसका लास्ट पब्लिकेशन जो था वो 26 जून 1840 को हुआ था। और बंद होने का कारण भी आपको मैंने बताया था कि उनके ऊपर फाइन लगा था, जिसके कारण उनको ये न्यूज़पेपर बंद करना पड़ा। जैसे मैंने बताया था, इसमें एक मराठी कॉलम भी होता था। तो मराठी कॉलम के जो जिस एसोसिएट थे वो थे भाऊ महाजन। ठीक है। इन्हें फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने महाराष्ट्र में पहली बार मराठी न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। इसीलिए इनके जन्म दिवस को महाराष्ट्र में पत्रकार दिन यानी जर्नलिस्ट डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है उनकी याद में। दर्पण न्यूज़पेपर के ज़रिए उन्होंने समाज को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर? इक्वालिटी, इंडिविजुअल लिबर्टी। ये सब हम लोग जो आज पॉलिटी में देखते थे, देखो इक्वालिटी हमारे प्रीएम्बल में, इंडिविजुअल लिबर्टी, सोशल इश्यूज, विडो रीमैरिज, ये सब चीज़ों की शुरुआत उन्होंने अपने कलम से, अपने न्यूज़पेपर के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। दिग्दर्शन में वो, फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये 8.5 साल न्यूज़पेपर चला। उसके बाद उन्होंने, जब ये न्यूज़पेपर बंद हुआ तो 1840 में उन्होंने नया मैगज़ीन स्टार्ट की जिसका नाम था दिग्दर्शन। दिग्दर्शन में उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश करने शुरू किए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, नेचर, एनवायरनमेंट, यानी देखा जाए तो वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में उन्होंने सारी जानकारी देनी शुरू की। और ये जो मैगज़ीन है दिग्दर्शन, ये उन्होंने 5 साल तक के चलाया। ठीक है। तो दर्पण 8.5 साल चला और दिग्दर्शन 5 साल तक के चला। ठीक है। उसके बाद उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी का भी उस समय इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे थे, उनको खुद पढ़ाई से इतना प्रेम था, लगाव था, इसीलिए उनको भी मालूम था कि लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस क्या है। इसीलिए उन्होंने बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी फाउंड की। तो ये आपको सवाल एज ए एमसीक्यू में आ सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद ये पहले पर्सन थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी को प्रिंट किया सिंपल भाषा में, जिसका ओरिजिनल नेम था भावार्थ दीपिका इन 1845। तो ये आपको सवाल भी पूछ सकते हो, और ये पूछा भी गया है कि कौन पहले वो इंसान थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी को प्रिंट किया। तो वो थे हमारे आचार्य बाल शास्त्री जाम्बेकर। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी, जो एक जर्नल था, उसके क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में उसमें आर्टिकल्स पब्लिश्ड करते थे। तो ये वो फर्स्ट इंसान थे। उसके बाद जाम्बेकर को महाराजा ऑफ अक्कलकोट का ट्यूटर भी अपॉइंट किया गया था। ठीक है। जो एक अक्कलकोट करके एक जगह है, वहाँ के जो महाराजा थे उनका ट्यूटर इनको अपॉइंट किया गया था। उनकी ये खास बात है कि जो मुंबई का जो एल्फिस्टन कॉलेज है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, उस एल्फिस्टन कॉलेज के ये पहले हिंदी प्रोफेसर रह चुके हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि एल्फिस्टन कॉलेज के फर्स्ट हिंदी प्रोफेसर कौन थे, तो वो थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। उसके बाद इनको मैथमेटिक्स से भी काफ़ी लगाव था, तो उन्होंने मैथमेटिक्स भी एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ाया है 15 रुपये की सैलरी में। और ये काफ़ी कम उम्र की बात हो रही है। ठीक है। इतने कम उम्र में इन्होंने इतना सब कुछ अचीव किया था।
इनको एल्फिंस्टन कॉलेज का प्रोफेसर तक के बनाया जा रहा है। और देखो, दादा भाई नौरोजी उनके स्टूडेंट थे, जिनके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, काफ़ी सुना होगा। तो दादा भाई नौरोजी जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन इनके स्टूडेंट रह चुके थे। आगे चल के इन्होंने नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी भी स्टार्ट की। और जो दादा भाई नौरोजी, जो भाऊ दाजी लाड है, जो MBBS पास हुए, आप आगे इनके बारे में जानेंगे। उन्होंने जो स्टूडेंट लिटरेरी साइंटिफिक सोसाइटी ये जब सब स्टार्ट किया, तो इसमें आप देख रहे हो कि साइंटिफिक सोसाइटी की बात हो रही है। तो बेसिकली जाम्बेकर जी को पहले से ही साइंस, विज्ञान, ये सब चीज़ों के बारे में काफ़ी इंटरेस्ट था और ये बच्चों को वही चीज़ें पढ़ाया करते थे। तो इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होके इन लोगों ने स्टूडेंट लिटरेरी और साइंटिफिक सोसाइटी जैसी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी और भाऊ दाजी लाड जैसे लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन से काफ़ी इंस्पिरेशन लिए हैं। इवन दो ये कोलाबा ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर भी रह चुके थे, क्योंकि इनको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों से भी काफ़ी लगाव था। अब आते हैं इनके राइटिंग्स के ऊपर कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी है। तो इनकी कुछ फेमस है किताबें, जैसे कि नीति कथा यानी स्टोरीज ऑफ मोरालिटी। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भूगोल विद्या, बाल व्याकरण, शून्य लब्धि। जैसे मैंने आपको बताया इनको मैथमेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो शून्य लब्धि जैसी किताब इन्होंने लिखी है। सार संग्रह, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया, इनको हिस्ट्री से भी काफ़ी लगाव था। और ये वो लोग पहले इंसान थे जिन्होंने टेक्स्ट बुक क्रिएट की थी, इसलिए इनको पाइनियर ऑफ टेक्स्ट बुक भी कहते हैं। श्री नारायण चंदावरकर, जो कि पहले महाराष्ट्रियन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1900 में लाहौर में सेशन हुआ था। जैसे आपको पता होगा बेसिक तो कि 1885 से स्टार्ट हुआ है। तो 1900 में जो लाहौर में सेशन हुआ था, उसके फर्स्ट मराठी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बाल शास्त्री जाम्बेकर को पाइनियर सेज करके बुलाया था। तो आपको पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि पाइनियर सेज किसने कहा था। ये पहले मराठी इतिहासकार, फर्स्ट मराठी हिस्टोरियन भी थे। बॉम्बे गवर्नमेंट ने इनको एक ऑनर दिया था, जस्टिस ऑफ पीस, इन 1840 में। और वो किसने दिया था बॉम्बे गवर्नमेंट के बिहाफ में? वहाँ के गवर्नर जेम्स करनाल। ठीक है, जेम्स करनाल है, वहाँ पे करनार्क हो चुका है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1840 में इनको ऑनर दिया गया था। और इनकी मृत्यु हुई थी 18 में 1846, मात्र 34 साल की उम्र में। इनको कुछ ऑनर्स दिए गए थे, जैसे राष्ट्र जागृतीचे अग्रदूत, मतलब लीडिंग मैसेंजर ऑफ कॉन्शियसनेस, मराठी वृत्तपत्राचे जनक, फर्स्ट रिसर्चर ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट प्रमोटर ऑफ रिफॉर्मिज्म, स्टूडियस स्कॉलर। इतने सारे इनको टाइटल मिल चुके हैं। तो आपको इस टाइटल को भी याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछ सकते हैं। और एक ख़ास बात है मैंने जो पढ़ी है कि राजा राम मोहन रॉय की ये स्टूडेंट रह चुके हैं, लेकिन याद रखना ये कभी उनसे मिले नहीं हैं। मतलब विडो रीमैरिज के बारे में जानने के लिए इन्होंने स्पेशली बंगाली लैंग्वेज को सीखा था। ठीक है, तो ये याद रखना कि राजा राम मोहन रॉय को उन्होंने अपना गुरु तो माना था, बट कभी उनसे मिले नहीं थे। ये एक MPSC 2017 में सवाल पूछा था, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। In order to reply the propaganda of religion by the Christian missionaries, thoughts we have to print our traditional religious book. Hence, he published the research edition of Jnaneshwari. It was the first printed Jnaneshwari. इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होगा, बाल शास्त्री जाम्बेकर। उसके बाद मैंने ये कुछ कटआउट्स लिखे हैं, आप इसको एक शॉर्ट में देख लीजिए। सबसे पहला कटआउट है शेषाद्री केस। जैसे आपको मैंने इनिशियली बताया था, बेसिकली क्या हुआ है, बीड जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक अम्बेजोगाई नाम का तालुका है। ठीक है, उस समय वहाँ पर एक गोविंद शेषाद्री नाम के पर्सन रहते थे। उनके दो बेटे थे, नारायण शेषाद्री और श्रीपति शेषाद्री। उस समय क्या होता, क्रिश्चियन का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। वो लोग बच्चों को पढ़ाते थे बचपन से, उनको क्रिश्चियन के थॉट्स सिखाते थे, और जैसे वो 18 साल के हो जाते थे उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते थे। तो जो उनके जो बड़े बेटे थे नारायण शेषाद्री, वो तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुके थे, और जो छोटे बेटे थे श्रीपति, वो उसी राह पर चल पड़े थे।
तो ये जब बात बाल शास्त्री जाम्बेकर को पता चली तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है, मुझे इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। तो इन्होंने श्रीपति शेषाद्री को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने से रोका और उनका शुद्धिकरण करवाया, उनको काशी में भेजा और वहाँ उनका प्यूरिफिकेशन करवाया। और जब उनको वापस पुणे में लेकर आए तो जो पुणे के जो सनातनी, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने इसका काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने हालांकि इस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उन्होंने बाल शास्त्री जाम्बेकर को ही अबेंडन कर दिया कि आपने ये चीज़ें गलत की। इवन तो ऐसा भी बोलते हैं कि जब बाल शास्त्री जाम्बेकर की मृत्यु हुई, जब उनकी डेथ हुई थी, तब वहाँ के पुणे के सनातनी ब्राह्मण लोगों ने कहा था कि ये तो हमारे कर्ज, हमारे श्राप से ही मर गया है। मतलब सोचो, इतना उस समय की रूढ़ी परंपरा थी। तो ये कुछ सिंपली शेषाद्री के बारे में एक केस था, आपको जो पता होना ज़रूरी है। अगला मैंने कटआउट लिखा है, जैसे मैंने बेसिक फैक्ट्स लिखे कि 18 साल की उम्र में ये डेप्यूटी सेक्रेटरी बने थे। फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किया था। जब ये अक्कलकोट में, महाराजा के अक्कलकोट की जब ट्यूटर थे 2 साल के लिए, तब उन्होंने वहाँ पे तेलुगु, कन्नड़ा, फ्रेंच, लैटिन, मतलब उन्होंने लिंग्विस्टिक भाषा का भी एडवांटेज सीखा वहाँ से जब वो उनको पढ़ा रहे थे। उसके बाद एक स्कॉलर है माडखोलकर, उन्होंने दर्पण लैंग्वेज को भिकार लैंग्वेज करके क्रिटिसाइज़ किया था कि ये लैंग्वेज भिकार लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल की। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है। देखो, उस समय 1832 में, आज से लगभग कई साल पहले, कई साल नहीं बोलेंगे, उस समय न्यूज़पेपर को पब्लिश करना और लोगों तक की चीज़ें पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो उसको, बट फिर भी अगर आपको कभी एग्ज़ाम में आगे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि माडखोलकर ने बेकार लैंग्वेज के रूप में किस न्यूज़पेपर का क्रिटिसिज्म किया था या किस रिफॉर्मर के न्यूज़पेपर का क्रिटिसिज्म किया था, आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। और बानेश्वर जो कोकन में जगह है, वहाँ पर उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, अब थर्ड जो कटआउट देखिए, उसमें मैंने कुछ और लिखा है कि जब दर्पण उन्होंने न्यूज़पेपर शुरू किया था, वो उन्होंने खुद के पैसों से शुरू किया था। और ये जो मुंबई में कालबा देवी जो रोड है, वहाँ पे एक मैसेंजर प्रेस करके एक छापखाना है, वहाँ से ये दर्पण न्यूज़पेपर पब्लिश छप के आता था। ठीक है, दर्पण न्यूज़पेपर के लिए ईयरली 6 रुपये डोनेशन इनको मिलता था, जिसके ज़रिए ये चलता भी था। और ये हर फ्राइडे को न्यूज़पेपर पब्लिश्ड होता था। नीचे 2 लोगों के नाम दिए जिसके बारे में आपको आगे कभी पूछा जा सकता है कि रघुनाथ हरिश्चंद्र और जनार्दन वासुदेव, इन 2 लोगों ने दर्पण न्यूज़पेपर ओपन करने में बाल शास्त्री जाम्बेकर की हेल्प की थी। अब जो दर्पण न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं, उसके कुछ टॉपिक, अब दर्पण न्यूज़पेपर में छपता क्या था, बेसिकली ऐसा नहीं कि सिर्फ सामाजिक की बातें होती थी, कई सारी मल्टीपल चीज़ें इसमें आती थी, जैसे कि एंटरटेनमेंट की भी चीज़ें होती थी, विडो रीमैरिज के बारे में भी बातें होती थी, चाइल्ड मैरिज से अगेंस्ट में भी इसमें बातें किया करते थे, जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन है उसके बारे में भी ये बात करते थे, एजुकेशन के बारे में भी इसमें उन्होंने बात की थी। और जैसा आपको मैंने कहा था कि 1840 में ये दर्पण न्यूज़पेपर बंद हुआ था, तो उसके पीछे कारण था कि इनकी बदनामी हुई थी, जिसके कारण इनके ऊपर 800 रुपये का फ़ाइन लगा था। और आगे चल के 1840 में ही ये दर्पण न्यूज़पेपर यूनाइटेड सर्विस गैजेट एंड लिटरेरी क्रॉनिकल के नाम से आने लगा। तो ये एमपीएससी के मेंस में 2019 में सवाल भी आ चुका है कि कौन सा दर्पण न्यूज़पेपर का नाम मर्ज होके बदल लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बेसिकली बताई हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा बाहर का कुछ और इस टॉपिक से रिलेटेड, इस इन रिफॉर्मर से कुछ और आ सकता है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगले क्लास में हम लोग आगे के रिफॉर्मर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच।